हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप सभी लोग अपना ज़िंदगी में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे मित्रों, आज फिर हर रोज़ की तरह मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा। यहां पर मैं 3-4 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने की कोशिश करूंगा और आप वन बाय वन करके तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड पे जान पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा किस तरीके से, अगर आप एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं, किस तरीके से अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या एलोकेट करना चाहिए असेट वाइज। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज मैं जिस पहले म्यूचुअल फंड की बात करूँगा, इससे पहले मेरे मित्रों चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे लिए, जबकि मैं काफ़ी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए वीडियो हर रोज लेकर के आ पाता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं जो पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम तो अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। इससे पहले एनएवी की बात कर लेते हैं। 264 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो मेरे दोस्त ये देखो 20% का CAGR, मतलब 20% का कंपाउंड किया है इसने। डेटा जो हमारे पास है पिछले 10 सालों का है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है और ELSS कैटेगरी का फंड है। ELSS का नाम आपने बहुत सुना होगा, पर इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। ELSS फंड होता है। और मेरे मित्रों, इससे पहले मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि ELSS फंड केवल उन्हीं लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है जिनका ITR जाता है या जो टैक्स को फाइल करते हैं। अदरवाइज जो भी आज स्टूडेंट है जो ITR फाइल नहीं करता है या जिसकी इनकम जो अवेलेबल फॉर टैक्स है यानी कि 2,50,000 रुपए से कम है, तो डेफिनेटली ELSS फंड को उन्हें नहीं चुनना चाहिए। पर फिर मेरे मित्रों, इन 3-4 म्यूचुअल फंड्स की आज जो मैं चर्चा करूंगा, यहाँ पर मैं ELSS की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हर तरीके का, भारत देश में जो इंसान है हर इंसान के लिए मुझे कहीं ना कहीं वीडियो लाना होता है। और आज मैंने ELSS पहले कैटेगरी में म्यूचुअल फंड इस वजह से रखा है, ELSS कैटेगरी, क्योंकि कई बार मैं देख रहा हूं कि मेरे मित्रों इन्वेस्टर्स कुछ गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों का भी मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। वासव सहगल साहब, अंकित पांडे साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। इसके साथ साथ मेरे दोस्त, रिटर्न देखो, 1 साल में 12%, 3 साल में 200%, 5 साल में 192 और 10 साल में 7 गुना। भाई साहब, 10 साल में पैसा इस म्यूचुअल फंड ने 7 गुना कर दिया। वैल्यू और रिस्क आपका वेरी रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम ये रहा आपके सामने, आंखों के सामने, पूरे 500 रुपए के लिए क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। क्या बोला मैंने? क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब देखिए, मुझे ये वीडियो लाने की जरूरत क्या पड़ गई मेरे मित्रों। कई बार मैं ये देखता हूं कि जो इन्वेस्टर है ELSS कैटेगरी तो चुने होते हैं, पर ELSS में से उनके पास देखते नहीं है। देखते क्या नहीं है कि देखिए, कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टर्स को देखता हूं कि HDFC का टैक्स सेवर फंड पड़ा है उनके पास, पता लगा निप्पॉन इंडिया का टैक्स सेवर फंड पड़ा हुआ है। अभी आप, जब मैं इस क्वांट की बात कर रहा हूं, इसने कितने परसेंट के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया? 20% के CAGR के हिसाब से। वहीं अगर जब आप HDFC का टैक्स सेवर देखोगे, उसने 13% के CAGR के हिसाब से दिया है। निप्पॉन इंडिया का देखोगे, उसने 13% के CAGR के हिसाब से दिया है। सोच के देखो, रिटर्न आपका कितने परसेंट कम मिल रहा है? 7% कम मिल रहा है। अगर किसी ELSS फंड में अगर आप 15-20 साल रुक गए, अगर किसी ELSS फंड में अगर आप 15-20 साल रुक गए, तो डेफिनेटली होगा क्या इससे ये होगा कि 7% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड कर लेना गुरु, कि मतलब ये समझो यार, बहुत बड़ा नुकसान, 10-20 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है अगर आपकी 10-12 हजार रुपए की SIP ELSS के अंदर करके जा रहे हो, ठीक। दूसरे नंबर पे एक चीज और भी है कि देखिए, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.57% है इस क्वांट का। वहीं अगर मैं निप्पॉन की बात करूंगा तो 1% के ऊपर का एक्सपेंस रेशियो भी है। अब देखिए, उन लोगों ने वैसा क्यों लिया, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, पास्ट में किसने क्या किया, आपने किसके कहने पे म्यूचुअल फंड खरीदा, ये मैं नहीं कहना चाहूंगा। एटलीस्ट पास्ट में एटलीस्ट आपने कम से कम इन्वेस्ट ही किया, यही बहुत बड़ी बात थी, भले 12-13% का था। आज आपके पास इतने साधन है, आज आपके पास प्रॉपर इंटरनेट रहता है, आज आपके पास प्रॉपर यूट्यूब पे इतना सारा एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल है, बस आपको चीजें एक्सप्लोर करनी होती है। इसी वजह से मैं कहता हूं मेरे मित्रों, मेरा जो चैनल है CKD स्टॉक मार्केट न्यूज, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में एक बार जरूर डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उनसे कहें भी कि मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एटलीस्ट उसको केवल एक बार गो थ्रू कर जाओ। जो उसके 100-150 वीडियोस पड़े हैं, डेली 1-2 वीडियो करके निपटाते रहो। होगा क्या, एक जमाना ऐसा आएगा जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे, किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई। कहते नहीं कि वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, है ना, पंडित भया ना कोई। तो बस ये चीज तो है बस, लेकिन पोथी पढ़ोगे गुरु मिलेगा तभी। लोग कहते हैं कि नॉलेज, उसके रट्टे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। गुरु मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। गुरु रट्टा लगाओगे तो जरूर पास हो जाओगे, क्योंकि 99% ऐसे लोग हैं जो रट्टे लगा के पास हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है। फिर भी अपना अपना व्यू है
केवल ये म्यूचुअल फंड आपसे 0.57% का एक्सपेंस रेशियो लेकर चलेगा, 0.83% का आपसे कैश होल्डिंग ये म्यूचुअल फंड लेकर चल रहा है। तो ऑल इन ऑल बात करेंगे, जैसे HDFC का टैक्स सेवर हो गया, निप्पॉन इंडिया का टैक्स सेवर हो गया, तो बेकार फंड से एक तरीके से वो, तो डेफिनेटली आपको उन पर विचार करना चाहिए कि किस तरीके से उन म्यूचुअल फंड्स को मैं छोड़ सकता हूं। अगर आपको फिर भी नहीं पसंद है तो एटलीस्ट आपको म्यूचुअल फंड उन टैक्स सेवर से स्विच ओवर कर दो, या वहां से स्विच ऑफ कर दो, या SIP को स्टॉप कर दो अगर आप फंड नहीं निकालना चाहते हो, और उसके बाद दूसरी SIP लेकर के देखो, ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेस्ट ही करना है ना, दूसरे में चल के देखो, काफी हद तक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क के तौर पे इन्होंने लिया है। विड्रॉवल पे आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। फाइनेंशियल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा लगा रहेगा। इसके साथ साथ क्वांट, अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करने की चेष्टा करूं यहां से, तो देखिए आप सभी लोग, क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। 22,281 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 55 स्कीम को ये मैनेज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब जो दूसरी इन्वेस्टर मिस्टेक ये करता है कि कई बार क्या करता है, वो लार्ज कैप कैटेगरी में बड़ा उसे पसंद आता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी भले इंसान ने मुझसे कहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में रिस्क कम होता है। पर मेरे मित्रों, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो जब मैं रिस्क को मीटर पे जाता हूं तो वहां रिस्क आपका चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, रिस्क आपका वहां पर वेरी हाई रहता है। ठीक, जब हर कैटेगरी में आपका रिस्क वेरी हाई है तो फिर आपको लार्ज कैप में केवल 12-12.5% तक आपको रिटर्न को क्यों रुकना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि चलिए लार्ज कैप ही में लेके आता हूं, बस थोड़ा सा यहां पे दिमाग ये लगाना है कि लार्ज कैप का भी कोई कॉम्बो हो सकता है क्या। तो आज इसी श्रेणी में मैंने लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन चुना है। इसका NAV 442 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 16% के आसपास का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 2012 से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 इसको रेट मिला हुआ है। सौरभ पंत साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। इसके साथ साथ चलिए कुछ और चीजों की बात करते। देख रहे हो भाई, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में पैसे को 4 गुना कर दिया भाई साहब। ठीक है, और रिस्क आपका देखो लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी है, रिस्क आपका वेरी हाई है। तो सोच के देखो भाई, जब आपको रिस्क उतना ही लेना है तो फिर रिटर्न में आप क्यों घबराते हो। SBI लार्ज और मिड कैप फंड की डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अब देखो, जिनको SBI पे जाना है डेफिनेटली वो जा सकते हैं, पर मेरे मित्रों थोड़ा सा अगर आप और हटके जाओगे ऊपर लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में, जैसे मेरा एसेट इमर्जिंग, उसने 21% के आसपास का दिया है। कैनरा रुबेको इमर्जिंग, उसने भी बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया है। ठीक, तो चीजें आप एक्सप्लोर करते रहो, ये आपको तभी मिलेगा जब हर म्यूचुअल फंड का इन-डेप्थ एनालिसिस आप देख चुके होगे। इसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आपके दिमाग में जो भी फंड आता है एटलीस्ट उसको एक बार गो थ्रू कर जाओ। उसके बाद जो भी आपको फंड पसंद आए उसको अदर फंड से खुद से कंपेयर करके देख लो, और जो ये कंपैरिजन है ये भी पड़ा हुआ है। उसके बाद कंपेयर करने के बाद जो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हो, हल्के से SIP करो, हल्के से SIP करो। जैसे जैसे आपको रिटर्न डेवलप होता रहे, रिटर्न जैसे जैसे आपके पास आता रहे, आपको खुद से ट्रस्ट होगा कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। असेट साइज की बात करेंगे, 10,512 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.98% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। 6.14% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 0.10% का एग्जिट लोड ले लेंगे। फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा। इन सेक्टर्स की 2-4 कंपनीज की बात कर लेते हैं, जिसमें से ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, ITC जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसी कैटेगरी में जब मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका NAV 132 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 25% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। 4 आउट ऑफ 5 इसको रेट मिला हुआ है। R श्रीनिवासन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। इसके साथ साथ बहुत फास्ट ट्रैक मोड में बात कर रहा हूँ, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल में तो पैसे को 9 गुना कर दिया भाई साहब। 10 साल में पैसे को 9 गुना कर दिया। सोच सकते हो मेरे दोस्त, सोच रहे हो क्या कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं। बस आपको पेशेंस वेट करना, पेशेंस एंड वेट, दो ऐसे की है एक इन्वेस्टर के लिए। अगर वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे इंडिविजुअल स्टॉक में हो, स्टॉक में तो काफी हद तक रिस्क रहता है कि यार एक स्टॉक है, चला ना चला क्या होगा, है ना। पर म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है कि एक पढ़ा लिखा बंदा जिसका केवल काम ही फंड्स को मैनेज करना होता है, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करनी होती है, उनका एक मैनेजमेंट होता है जिसका काम ही केवल फाइनेंस के अंदर नॉलेज रखना होता है। तो जब आप एक ऐसे बंदे को एक मिनिमम एक्सपेंस रेशियो को खर्चा करके जब ऐसे बंदे को काम पकड़ा देते हो तो डेफिनेटली रिटर्न आपका बनता ही बनता है। रिस्क आपका वेरी हाई रखा जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 16,592 करोड़ का असेट साइज है। 0.73% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा।
5.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लेंगे, तो आप वही पैसा लेके आना जो 1 साल के अंदर जरूरत ना हो। सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल्स एंड माइनिंग जैसे कुछ दिग्गज स्टॉक्स, कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ निफ्टी 50 के अंदर आपका 7.64% का आपके पास निफ्टी 50 के अंदर एलोकेट कर देंगे ये। इसके साथ साथ फॉलोड बाय ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल जैसे कुछ दिग्गज स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा। मेरे दोस्त देखो, जब मैंने क्वांट टेक सेवर की बात करी वहां भी आपका रिस्क वेरी हाई था। SBI लार्ज और मिड कैप की बात करी वहां भी रिस्क वेरी हाई था। SBI स्मॉल कैप की बात करी वहां भी आपका रिस्क वेरी हाई था। तो सोच रहे हो ना कि भाई आप लोग सोचते हो कि केवल जब मैं लार्ज कैप सेलेक्ट करूंगा तो वहां रिस्क कम होता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोच के देखो ना भाई, स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में अच्छा रिटर्न आज नहीं बल्कि हमेशा से दिया है। SBI का हो चाहे किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप ने हमेशा लार्ज कैप को बीट किया है और हमेशा करता रहेगा। क्योंकि होता क्या है, लार्ज कैप कैटेगरी में सपोज दैट आप एक शेयर की अगर मैं एग्जांपल ले लूं, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, HCL टेक हो, HDFC बैंक हो, पिछले 2-3 साल से कोई रिटर्न ही नहीं डेवलप करके दे रहे हैं वो लोग। वहीं स्मॉल कैप के देखो शेयर्स देख लो भाई, KPIT टेक देख लो, कहां से कहां निकल के भाग गया भाई। ठीक, तो ये चीजें होती हैं भाई साहब। इसी वजह से इन सब चीजों को आप ध्यान में रखो। और एक चीज, और जैसे आज की कैटेगरी में मैंने 2 स्मॉल कैप, 2 SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड डाल दिए, जिसमें से SBI लार्ज और मिड कैप था, दूसरा था SBI स्मॉल कैप। आप हमेशा ये कोशिश करो कभी भी जब भी आप एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाओ तो कभी भी 2 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मत रखना। वो इस वजह से कि कभी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लग गए तो उसके पूरे सारे फंड टूटते हैं। ठीक, जब इसके सारे फंड टूटते हैं तो इस वजह से कोशिश करना कि डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डिफरेंट एसेट को आप एलोकेट करके चलें। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हर रोज कुछ नया बताया जाए इस CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर, ताकि एक सही एजुकेशन, सही फाइनेंस का नॉलेज आपको हर रोज मिलता रहे किसी ना किसी बहाने से। मेरे मित्र, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। दिल से खुशी भी मिलती है और मेरे हृदय की गहराइयों से आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को और जो आज हमारे नए व्यूअर्स हैं, हृदय की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।